नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लेकर आ चुके हैं यूथ के साइंस का प्रीवियस ईयर का जो बुक है उसका तूफानी पारी फिजिक्स का। आज के वीडियो में आपको कार्य के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कार्य और कुछ ऊर्जा के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, यानी ऊर्जा, संवेग, बल और शक्ति। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, तो हम लोग कहते हैं कि कार्य हुआ है। और जबकि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। आपके यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। लड़का यदि कोई कमरे में दीवार को धक्का देगा तो दीवार विस्थापित नहीं होगा। तो यहाँ पे जबकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा, यानी कार्य होने के लिए क्या होना जरूरी है? बल के साथ साथ बल की दिशा में विस्थापन भी जरूरी है। तो यहाँ विस्थापित नहीं होगा। जबकि लड़की द्वारा ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ रहा है, सतह पर पड़े कंकड़ को दबाव डालेंगे तो वो कुछ धंसेगा, और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाया गया है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? mgh। अगला क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? यानी प्रयुक्त बल की दिशा, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई सामान को लेकर खड़ा है, तो प्रयुक्त बल की दिशा क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। जबकि अगर वो आगे बढ़ता है तो विस्थापन इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे प्रयुक्त बल की दिशा और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और cos 90 क्या होता है? cos 90 बराबर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और W का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो कार्य शून्य हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए -180 डिग्री कॉस -180 डिग्री क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसका मान -1 के बराबर होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस का मान अगर माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में भी हो, फिर भी वर्ग का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 180 डिग्री, जिससे क्या होगा? बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि 180 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या लगाएंगे? एफ एस लगाएंगे। एफ आपका दिया है 125 और एस दिया है 5, आपका 625 जूल, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे भी एफ एस लगाएंगे। एफ आपका दिया 50 और एस दिया यानी विस्थापन 10 मीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 500 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस वस्तु पर क्या कार्य क्या होगा? देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चला और फिर यहीं पे पहुँच गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यानी विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा? ये भी शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। अभी आपने पीछे देखा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
जो कि एफ इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर बराबर, यानी पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय आपका क्या हो जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, जहाँ डब्ल्यू का अर्थ क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू कार्य यानी वर्क, जबकि टी इक्वल टू समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति कहलाती है, आपका ऑप्शन है ऊर्जा, दाब, शक्ति, बल। तो यहाँ पे कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की गति एक ही बात है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कार्य करने की गति क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो किए गए कार्य की गति को कौन मापता है, शक्ति मापता है, जो कि वेग इक्वल टू क्या होता है, m/s। ऊर्जा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। बल को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक दूसरे पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। ऑप्शन है 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, 50 न्यूटन। देखिए यहाँ पे दो बल यानी 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल, कुल बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू यहाँ पे 10 + 5 इक्वल टू 15 न्यूटन हो जाएगा। जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल बल यानी परिणामी बल बराबर √अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ये सारे रूट का अंडर होते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 न्यूटन का बल परिणामी बल हो जाएगा, यानी कुल बल 15 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है, शक्ति का सूत्र क्या है, तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, यानी कार्य बटा समय होता है। अगला क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पे देखें हम लोग तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है, वेग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्योंकि समय इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। ऊर्जा किसका, ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, P इक्वल टू W/T होता है, और W इक्वल टू क्या होता है, F/S/T होता है, और F इक्वल टू क्या होता है, mg, और S तो है ही अपॉन T। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे आपका m दे दिया है 40 kg, g कितना है 10 लगाना है आपको, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, और s कितना है, तो s आपका हो जाएगा 50 सीढ़ी चढ़ता है, 50 सीढ़ी चढ़ता है तो आपका s हो जाएगा 50। 15 सेंटीमीटर का है तो 50 सीढ़ी, 15 सेंटीमीटर का है तो 50 × 15, और इसमें मीटर से में बदलेंगे इसको तो 100 से भाग देंगे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति की मात्रा बताएं। P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, W इक्वल टू क्या होता है, F/S/T होता है। तो F आपका दे दिया 600 न्यूटन, दूरी दे दिया 20 मीटर, और समय दे दिया आपका 4 मिनट। तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 4 × 60, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 50, यानी 50 वाट हो जाएगा। वाट इसलिए क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था mg/s
अपॉन टी लगाना होगा। तो एम आपका दे दिया 50, जी आपका दिया है 10, एस है तो एस 40 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे और 9 सेकेंड है। इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 333.33 वाट आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणनफल यानी एफ भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे? तो पी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, डब्लू अपॉन टी होता है। और डब्लू इक्वल टू क्या होता है? डब्लू इक्वल टू होता है एफ एस अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे एफ को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ एस अपॉन टी क्या होता है, यानी विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। तो एफ इंटू भी लिख सकते हैं, एस अपॉन टी को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो एफ इंटू भी क्या हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मिनट तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित ऊर्जा यानी विकसित शक्ति की मान बताएं। तो क्या होता है? डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या होगा? एम जी एस अपॉन टी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एम आपका दे दिया 40, एस दे दिया 5, जी 10 ले लेते हैं और टी आपका दे दिया 4 सेकेंड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 के द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति गणना करें। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एस अपॉन टी। एम आपका दे दिया 50, जी यहाँ पे दी हुआ है 10 लेना है और एस कितना हो जाएगा? 45 सीढ़ी है, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर का है। इसमें 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा और समय कितना दिया है? 10 सेकेंड। यहाँ से आप काटेंगे 360 वाट आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी 360 वाट। अगला क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल प्रमुक्त ऊर्जा, किया गया कुल समय बटा तय दूरी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय औसत शक्ति बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या करें? तो पी इक्वल टू हम लोगों ने जाना था क्या होता है? पी इक्वल टू एम जी एस अपॉन टी होता है। तो एम आपका दे दिया है 50, जी आपको लेना है 10 और एस कितना होगा, यानी कितना विस्थापित होगा वो? तो 40 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है और इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे और समय कितना है? 10। तो आपका यहाँ से कितना निकल जाएगा? 300 वाट। 300 वाट आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो पी इक्वल टू क्या होगा? एम जी एस अपॉन टी फॉर्मूला लगाएंगे। एम आपका है 50, जी आपका दिया है 10 लेना है और एस कितना हो जाएगा? तो 45 सीढ़ियाँ हैं और प्रत्येक 15 का है, 15 सेंटीमीटर का। तो ये सेंटीमीटर में आएगा तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे और समय कितना दिया है? 9 सेकेंड। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? 375 वाट। ऑप्शन नंबर डी 375 वाट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक सरसी चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो आपका यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? पी इक्वल टू क्या होता है? डब्लू अपॉन टी होता है और डब्लू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस होता है, एफ एस अपॉन टी। और एफ इक्वल टू क्या होता है? एम जी एस अपॉन टी। तो यहाँ पे हम देखें कि एस क्या है? तो एस एक दूरी है यानी विस्थापन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम आपका हो गया 40 न्यूटन का है, 40 न्यूटन यानी कि एम जी का मान दे दिया 40। एम जी का मान यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू एम जी होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये किसका मान है? एफ का मान है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ से आपका हो जाएगा एफ यानी
एफ एस अपॉन टी हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा 40 और इंटू एस, यानी इसको हम दूरी मान लेते हैं, उसके द्वारा तय की दूरी, रस्सी पर चढ़ी जो दूरी उसको मान लेते हैं, और समय दे दिया आपका 20। पी इक्वल टू कितना है 160 वाट। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि वो 80 सेंटीमीटर चढ़ी, 80 सेंटीमीटर चढ़ी, सॉरी यहाँ पे 80 मीटर आएगा, 80 मीटर चढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, mg/t लगाएंगे। एम आपका दे दिया 50, जी आपको लेना है 10 और एस कितना हो जाएगा 44 सीढ़ी प्रत्येक 15 सेंटीमीटर का। इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे और समय कितना आपका दिया है 10 सेकंड। यहाँ से हम निकालेंगे आपका 330 वाट हो जाएगा, 330 वाट, यानी शक्ति कहा रहा है तो 330 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा। तो पी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे mg/t लगाएंगे। तो m कितना दिए हुआ है 50, g 10 लेना है, ये सब का हो जाएगा 43 सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का प्रत्येक, और उसको 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में, और नीचे फिर 10 से भाग दे देंगे ये समय। तो इसका क्या हो जाएगा 322.5 जूल, यानी 322.5 वाट। 322.5 वाट आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये शक्ति का उदाहरण है, ये शक्ति का उदाहरण है। जिसकी ज़्यादा शक्ति होगी वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा। अगला क्वेश्चन है 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति की मात्रा बताएं। तो क्या होता है शक्ति बराबर mg/t होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी आपका दिया है 10 लेना है, तो m हो जाएगा 80, g है 10 और s दिया है 40 और t यानी समय दिया है आपका 50। यहाँ से हम कितना होगा 640 जूल पर सेकंड, 640 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड या फिर वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल पर सेकंड या वाट होता है। p इक्वल टू होता है p इक्वल टू W/t। तो इसको हम वाट भी कहते हैं। p का मात्रक क्या होता है वाट भी होता है, और W मतलब बराबर क्या होता है जूल, और t का क्या होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड भी होता है p का, और और p का मात्रक क्या होता है वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शक्ति का सूत्र है। p इक्वल टू W/t होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन है p इक्वल टू v²/r, p इक्वल टू vi, इनमें से सभी, p इक्वल टू i²r। तो देखिए ये जो पावर की बात कर रहा है ये विद्युत चैप्टर की बात है, ये विद्युत चैप्टर की बात है। इसमें क्या होता है p इक्वल टू IV होता है, p इक्वल टू IV, p इक्वल टू IV, और v इक्वल टू क्या होता है IR होता है, v इक्वल टू IR। तो I इंटू R, यहाँ से हम देखें तो I²R, यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा I²R हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, p इक्वल टू I²/R, I² इंटू R। अगला क्वेश्चन है अब देखिए आज के वीडियो में यहाँ से ऊर्जा शुरू हो चुका है, ऊर्जा चैप्टर, और आगे वाले वीडियो में भी हम लोग ऊर्जा का ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। आपका ऑप्शन है अनंत, स्थिर ऊर्जा में योग का दोगुना, शून्य, स्थिर। ये जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थिर ऊर्जा जो होती है धीरे धीरे घटती जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो होता है बढ़ता जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जब ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरेगी तो जैसे जैसे आपका स्थिति ऊर्जा घटेगा वैसे वैसे आपका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्थिर होता है, यानी उसका योग स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। जब आप हम लोग जानते हैं
और क्या स्थिति ऊर्जा के बारे में। स्थिति ऊर्जा क्या होता है, स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा किसी वस्तु में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें जो ऊर्जा आ जाएगी वो स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो देखिए गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। उससे ज़्यादा द्रव का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी गैस। अगला क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेती है, तो इसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन है वेग, विस्थापन, ऊंचाई, दूरी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी तैसे तैसे उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यानी ऊंचाई जितना बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या आकार के कारण जो ऊर्जा आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा आ जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि अवस्था या स्थिति के कारण कोई ऊर्जा जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसमें क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन है स्थैतिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गति को हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, गति को ऋणात्मक नहीं किया जा सकता है। तो गति जो होती है आपका किसी वस्तु में ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा, यानी kWh। 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है, 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, संवेग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, त्वरण। यानी 8 kg भार वाली लोहे की गेंद को 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से कौन सा राशि समान होगा, तो त्वरण समान होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।